आज हम ऐसे पद की बात करने वाले हैं जो देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है तथा सरकार का मुखिया होता है, जबकि वो केवल एक नाम मात्र का प्रमुख है, जैसा कि ब्रिटिश का सम्राट या महारानी होता है। अच्छा, ब्रिटिश का सम्राट और हमारा राष्ट्रपति एक जैसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ही आई है। तो चलिए अब वीडियो बढ़ाते हैं आगे। तो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये कहाँ से है? ये ब्रिटेन से आई है। अब हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है, या मैं कहूँ कि संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5, ठीक? तो संविधान का जो भाग 5 है, उसमें अनुच्छेद से 52 से लेके 151 तक का विवरण है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आज अनुच्छेद 52 से लेके 77, 78 या 79 तक करूँगा, 79 तक, ठीक? चलिए, तो 52, तो बात करें कि अनुच्छेद 52, तो 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पद। चलो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। देखो, ये अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पहला अनुच्छेद है 52, जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर मैं बात करूँ कि राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है? अच्छा, 53, यहाँ पर खैर इतना डिटेल नहीं लिखा है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि अच्छा, लेकिन मैं और गहराई में जाऊँगा। मैं कहूँगा कि 53 का एक ये कहता है, ठीक, कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर आपका थोड़ा गहराई में पूछता है तो आप जाना कि 53 का एक क्या कहता है। तो ये 53 का एक है, अगर मैं कहूँ इसको ना, केवल 53 नहीं है, संकीर्ण अवधारणा है। तो 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएगा। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अधीनस्थ से आशय किससे है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ये आपके अधीनस्थ हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो 53 का एक ये कहता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ 53 का दूसरा भाग क्या कहता है? 53 का 2, क्योंकि इसमें बहुत कम लिखा है। 53 का 2, 53 का 2 कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक? अनुच्छेद 53 का 2। तो अच्छा, यही तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। अब बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 54, इसमें निर्वाचक मंडल की बात है। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? याद रखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है। अच्छा, इसके निर्वाचन में सारे के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य, अब निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ के होंगे? वो लोकसभा के होंगे, ठीक? यहाँ पे दोनों सदनों, यहाँ लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखना, मनोनीत नहीं, कोई बंदा मनोनीत नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता, तो ये बंदे वोट देने के अधिकारी नहीं है। और अनुच्छेद 331 के तहत पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, अब नहीं करता है। तो ये भी नहीं लेते थे चुनाव में भाग। तो केवल कौन से लेंगे? निर्वाचित सदस्य लेंगे, जिनको वोट डाल के जिताया गया है आम जनता ने, वो भाग लेंगे, ठीक? कहाँ के? संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के, साथ में विधानसभाओं के, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सभी राज्य लेंगे, लेकिन अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश कहूँ, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुदुचेरी, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भी क्या लेंगे? भाग लेंगे। तो ये केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अगर आपका सवाल फिर आता है, बहुत गहराई से चलना है, कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल? तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या हुई? शामिल हुई, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक खास बात और है कि विधान परिषद का कोई भी मेंबर इसमें भाग नहीं लेगा, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। तो कौन कौन भाग लेगा? एक बार समझते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, और विधानसभा, ये मात्रा किसी की नहीं लगाई मैंने, हाँ? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कोई भी विधान परिषद भाग नहीं लेगी, ठीक? आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 55 क्या कहता है। तो 54 में निर्वाचक मंडल है और 55 में निर्वाचन की रीति है। मतलब अनुच्छेद 55 जो है वो निर्वाचन की रीति बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय मत पद्धति से होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आम जनता इसमें भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रपति को जो वोट है वो वरीयता क्रम में दिया जाता है। वरीयता का मतलब है कि अगर 3 व्यक्ति खड़े हैं तो तीनों को चॉइस के हिसाब से दिया जाए कि भाई पहली चॉइस मेरी अगर ये है तो दूसरी चॉइस ये है तो तीसरी चॉइस ये। ऐसे हर आदमी उस तीनों को वोट देगा, लेकिन चॉइस के हिसाब से देगा कि पहली चॉइस मेरी कौन सी है। तो याद रखना, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 का 1 है, 53 का 2 है, जिसमें कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त होंगी। 53 का 2 कहता है कि वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और 55 कहता है निर्वाचन की रीति। ठीक, 55 तक हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं 56। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो ये पदावधि के बारे में है। पदावधि का होना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो हम बात करते हैं, वैसे तो 5 साल होगा, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कब से होगा, तो अपना पद ग्रहण करने से 5 वर्ष होगा। ठीक, जिस दिन वो बंदा शपथ ले रहा है, ठीक है, तब से 5 वर्ष होगा, ना कि चुनाव जीतने के बाद। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने पद धारण करने से 5 वर्ष तक के लिए अपना पद ग्रहण रखता है या पद धारण करता है। ठीक है। 57 है पुनर्निर्वाचन। 57 आर्टिकल पुनर्निर्वाचन कि राष्ट्रपति, एक ही व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारा देश कहता है, सॉरी हमारा संविधान कहता है कि कई बार, कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक केवल एक बार ही हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, वरना कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है। तो हमारे यहाँ कई बार है, उसमें कोई गिनती नहीं दे रखी। जबकि यूएसए के संविधान में कहा गया है साफ साफ कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। तो राष्ट्रपति अमेरिका में 2 बार ही बनते हैं। ठीक, 58 क्या कहता है, निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। तो इसकी योग्यताएं बड़ी सिंपल है कि भाई ऐसा भारत का नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर आप 35 साल के हो तो आप भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। 56 में है पदावधि, 57 में है पुनर्निर्वाचन और 58 में है आपका योग्यता। 59 में है सेवा शर्तें, 59 में सेवा शर्तें हैं। अच्छा, इसमें कई भाग हैं सेवा शर्तों के, 59 का 1 2 3, तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 59 में अलग अलग है। जैसे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो संसद या विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या करेगा कि जिस दिन वह निर्वाचित होगा या मैं कहूँ कि अपना पद ग्रहण करेगा, उस दिन से संसद या विधानसभा की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब दोनों जगह का एक साथ नहीं हो सकता। वो संसद का मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य तो है, योग्य होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए सदस्य। अगर है तो जिस दिन राष्ट्रपति बनेगा उस दिन उसका पद वहाँ रिक्त हो जाएगा। साथ में वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, जैसे सरकारी नौकरी वगैरह वो नहीं करता। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी नौकरी छोड़नी होगी। 59 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति है उसको क्या है, निःशुल्क आवास मिलेगा। जैसे ये निःशुल्क आवास मिलेगा। ठीक है। साथ में उसके जो कार्यकाल के दौरान उसकी सैलरी में या मैं कहूँ कि वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, ये क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति रहता है जब तक वो राष्ट्रपति रहेगा। और राष्ट्रपति जो भवन है ये आपके माना जाता है कि रायसीना हिल्स में है। कहाँ पर है, रायसीना हिल्स। जो काहे का पार्ट है, जो पार्ट है अरावली का, इसके सामने आपका राजपथ है। तो ये केवल एक थोड़ा सा भूगोल बता दिया कि राष्ट्रपति भवन जो है वो किसका है, वो कहाँ पर है, रायसीना हिल्स में। और इसका जो डिजाइन है ना राष्ट्रपति भवन का, वो ना लुटियंस है, लुटियंस, लुटियंस।
कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है, लुटियंस है। तो एक बार फिर से चलते हैं। तो ये सब उसको मिलता है 59 के तहत, ठीक है। सैलरी मिलेगी, ठीक है, कितनी, 5 लाख रुपए, 59 में ही दे रखा है, ठीक है। कि राष्ट्रपति को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 5 लाख रुपए, जो क्या है, टैक्स फ्री होगी, टैक्स भी नहीं लगेगा उस पर, फ्री बिल्कुल, हाँ ठीक। 59 में सेवा शर्तें और वेतन भत्ते वगैरह हो गए, हाँ। 60 में बात करते हैं, शपथ है। 60 में क्या है, शपथ। तो आपको पता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ है, अनुच्छेद 60 में। फिर से रिवीजन कर लो, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उस संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होंगी, जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएगा। 54 में निर्वाचक मंडल है। 55 में निर्वाचक रीति है। 56 में क्या है, कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन है। 58 में योग्यता है। 59 में सेवा शर्तें हैं। और 60 में कौन है, शपथ है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा लिख गया है। अब जब उसने शपथ ग्रहण कर ली है तो 61 में क्या है, तो 61 में है महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाए। तो कैसे हटाया जाता है, महाभियोग से, इम्पीचमेंट से। कैसे, इम्पीचमेंट से। अच्छा, इस पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, इसका आधार है संविधान का उल्लंघन। अगर उस व्यक्ति ने, या मैं कहूँ कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, तो उस पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगता है, इसकी बात अभी और करेंगे। पहले एक बात समझ लेते हैं, पहले 62 61 की बात और करेंगे, हाँ। 62 में यह है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, अच्छा जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वो अगर अपना पद छोड़ना चाहे खुद, तो उपराष्ट्रपति को क्या देता है, वो अपना त्याग पत्र देगा। या मैं कहूँ, उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, इस्तीफा देगा, उसको संबोधित करके, ठीक है। और अगर जैसे ही वो पद त्याग करता है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह में क्या है, राष्ट्रपति बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और उस समय अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो कौन बनेगा, CJI, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो 62 में ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, ठीक है, तो कौन बैठेगा, तो पहले चांस है कि उपराष्ट्रपति बैठे उसकी जगह। अगर वो नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा, और अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश बैठेगा। और ऐसा एक बार हुआ है जब जाकिर हुसैन, हाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, बीबी गिरी ने राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दे दिया जब वो उपराष्ट्रपति थे। फिर उसकी जगह बैठे M हिदायतुल्ला। तो ये पहली बार हुआ है कि कोई न्यायाधीश या CJI कहाँ बैठा है, राष्ट्रपति के पद पर बैठा है, और वो कौन है, M हिदायतुल्ला, ठीक। M हिदायतुल्ला ऐसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जो CJI थे, ठीक। 62 हमने पढ़ लिया, एक बार 71 पढ़ लेते हैं। और 71 में अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, दोनों को चुनाव में, ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका अंतिम फैसला करता है, ठीक। 71 हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं महाभियोग की, दोबारा से तो डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रपति को हटाएं कैसे, महाभियोग कैसे लगाएं। तो जो महाभियोग है ये कहाँ से आया है, ये USA के संविधान से लिया गया है हमारे यहाँ। अच्छा, महाभियोग कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, आधार है संविधान का अतिक्रमण। कहीं भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी आ सकता है पहले, लेकिन आने से पहले 14 दिन पहले क्या करा जाएगा, राष्ट्रपति जी को इन्फॉर्म करा जाए कि हम आपके लिए महाभियोग ला रहे हैं, हाँ। अच्छा, 14 दिन पहले इसको इन्फॉर्म करेगा, और 1/4 सदस्य क्या करने चाहिए, सिग्नेचर करने चाहिए। जिस सदन में लाया जा रहा है तो 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए कि भैया हम आपको, आपके ऊपर महाभियोग लगाने वाले हैं, और 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करा जाएगा। अगर वो लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है, कहीं भी आ सकता है पहले, ठीक है। लोकसभा में आता है तो उसे पहले 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा।
इसको विशेष बहुमत नहीं कहेंगे, यहाँ पे याद रखना है, केवल 2/3 बहुमत। हाँ, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास करना पड़ेगा, और राज्यसभा में है तो भाई राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। फिर जब वो दूसरे सदन में जाता है, अगर लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा में, और राज्यसभा ने पास किया तो लोकसभा में जाएगा। वहाँ पर राष्ट्रपति को बचाव का मौका मिलता है, मतलब वो अपना पक्ष रखता है। और अगर उसके बाद भी जो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से उसे क्या कर देता है, पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा उसी दिन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई है, जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या देता है, त्यागपत्र देता है, और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तुरंत किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। और उसकी सूचना सीधे जाएगी पहले लोकसभा के अध्यक्ष को। ये सवाल आ रखा है कि अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो उसकी खबर वो किसको देगा, पीएम को देगा, सीजीआई को देगा, तो वो देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महाभियोग अगर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से 2/3 बहुमत, तो एक बार हल्का से रिवीजन करते हैं। ये रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनुच्छेद 52। हाँ, ये अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, रिवीजन है। फिर 53 का एक समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। 53 का 2 राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही विधानसभा और दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सदस्य विधानसभा के सब उसमें भाग लेंगे, विधान परिषद भाग नहीं लेगी। 56 है कार्यकाल, 57 है पुनर्निर्वाचन, 58 है योग्यताएं, 59 है सेवा शर्तें, 60 है शपथ सीजीआई दिलवाएगा, 61 है महाभियोग। तो हमने निर्वाचन से लेके महाभियोग तक सब देख लिया। 71 में कोई विवाद होता है तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको निपटाएगा। तो चलिए, आज की क्लास अच्छी लगी होगी जरूर। ठीक है, तो भाई शेयर करना। ठीक, बाकी धन्यवाद। हाँ, अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए।